गाइस, पिछले वीडियो में हमने सी शार्प के एप्लीकेशन का स्टडी किया था। कौन से एप्लीकेशन से। अब इस वीडियो में आज हम सी शार्प के फीचर्स को स्टडी करेंगे। सी शार्प के बहुत सारे फीचर्स है, उनमें से ही कुछ फीचर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और उन फीचर्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं। जो फीचर्स आज मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम वन बाय वन एक एक फीचर को देखते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला फीचर है सिंपल, नेक्स्ट फीचर है टाइप सेप, उसके बाद है इंटरऑपरेबिलिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रिच लाइब्रेरी। ये कुछ फीचर्स है जो आज हम देखने वाले हैं। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला फीचर है सिंपल। अब सी शार्प को सिंपल क्यों बोला जाता है, या ये सिंपल लैंग्वेज कैसे, तो उसको देखते हैं। इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर किसी को भी सी शार्प सीखना है तो उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली, क्योंकि ये अदर हमारी लैंग्वेजेस है लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनका जैसा सिंटैक्स है, जो डेटा टाइप्स उनमें यूज होते हैं, वही सब सी शार्प में भी यूज होते हैं। और सी शार्प जो है एक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे सी का एक स्ट्रक्चर है, हम सी में जो भी कोड लिखते हैं वो मेन फंक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सी शार्प में कोई भी कोड अगर लिखना हो तो उसे हम क्लासेस या ऑब्जेक्ट की हेल्प से लिखते हैं। हमें फंक्शंस भी प्रोवाइड किए गए हुए हैं सी शार्प में, जिससे हम हमारा कोड जो है वो ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस में। उससे अंडरस्टैंडिंग ईजी होती है कोड की। इसलिए सी शार्प को सिंपल बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शंस है, और डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स भी हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसकी हेल्प से हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और उसका जो सिंटैक्स है सी शार्प का वो सिमिलर है जावा से। तो अगर आपको जावा आती हो तो सी शार्प आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको जावा नहीं भी आती हो तो भी सी शार्प का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही ईजी है, तो इसलिए उसको एक सिंपल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर है टाइप से। अब इस फीचर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि सिंपल जो फीचर है वो सभी लैंग्वेज में कॉमन है। सभी लैंग्वेज का फीचर सिंपल होता ही है, और उसमें सिर्फ हमें लिखना होता है कि ये वो सीखने के लिए इजी है, उसमें हम कोई चीज़ इजी वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अदर थिंग्स। तो सिंपल तो कॉमन फीचर है, बट ये टाइप सेफ जो है ये सी शार्प का बहुत ही पॉपुलर फीचर है। तो देखते हैं सी शार्प को टाइप सेफ क्यों कहा जाता है, और कौन से ऐसी लैंग्वेज है जो टाइप सेफ नहीं है, कौन सी, और सी शार्प कैसे टाइप सेफ है। तो इसमें इस फीचर को हम थोड़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इट अलाउज ओनली वैलिड टाइप डेटा, इट इम्प्रूव्स द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोग्राम। अब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ शायद कुछ समझ आ जाए। इट अलाउज ओनली वैलिड टाइप डेटा, ये सिर्फ डेटा वैलिड टाइप का डेटा ही एक्सेस करता है, या वैलिड टाइप के डेटा को ही सपोर्ट करता है। अब ये कैसे। सपोज हमारी एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो सभी को पता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कोई किसी एडिशन करनी हो, या एक स्ट्रिंग है और दूसरा है मेरा इंटीजर, सपोज इंटीजर नंबर है और एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उन दोनों की मुझे क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो मैं जेएस का लिखती हूँ, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट में मैंने ऐसे लिखा var a इक्वल्स टू, अगर मैंने इसमें लिखा ऐसा कोई स्ट्रिंग में, आपको पता है डबल कोट में जो भी होता है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो मैंने ए में एक स्ट्रिंग स्टोर की, स्ट्रिंग ए बी सी, ठीक है। अब मैं और एक वेरिएबल लेती हूँ var। ये var क्या है जेएस में, तो बेसिकली हमें अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसमें एक वेरिएबल होता है। यहाँ पे ए क्या है, वेरिएबल है, और var क्या है, टाइप है। टाइप मतलब कि जैसे हमारी अदर सी में डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे ही जेएस में भी एक डेटा टाइप है जिसे var बोला जाता है। और जेएस में सिर्फ यही टाइप का डेटा टाइप यूज होता है var में। कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करनी हो तो हम वो var में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने और एक वेरिएबल लिया var बी नाम का, और उसमें मैंने स्टोर किया सपोज 10, ठीक है। अब आपको पता है कि
वेरिएबल ए, var a में जो स्टोर किया हुआ है वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, जो भी var a में है वो एक स्ट्रिंग है, और जो var b में है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, वो एक इंटीजर वेरिएबल है। अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया a प्लस b, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, और वो किस में स्टोर किया मैंने, var c नाम के एक वेरिएबल में, var c इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे c नाम के वेरिएबल में मैंने क्या किया, उसको स्टोर किया। अभी अगर उसका रिजल्ट हमें देखना हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब क्या आना चाहिए। अब देखो, अगर ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता, और एबीसी का डेटा टाइप स्ट्रिंग था, 10 का डेटा टाइप इंटीजर था, तो मुझे एक एरर आना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो डेटा टाइप है आपने वो स्पेसिफाई किया है, अगर मैं एडिशन करूँ तो मुझे ऐसा एक एरर आना चाहिए था, या एक एक्सेप्शन आना चाहिए था कि नहीं भाई, आपका जो ए में आपने जो स्टोर किया है वो एक स्ट्रिंग है, और बी में जो आपने स्टोर किया है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो आप इन दोनों के एडिशन अगर करते हो तो मुझे एक एरर आना चाहिए था कि ये उसका डेटा टाइप जो है वो मैच नहीं होता। पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। अगर उसका आउटपुट आप चेक करोगे तो मुझे इसका आउटपुट ऐसे मिलेगा, ए बी सी, और ये यहाँ मिलेगा 10। मतलब यहाँ बेसिकली क्या हुआ, उनका कॉन्केटिनेशन हुआ, उनकी एडिशन नहीं हुई। ठीक है, तो अगर, ठीक है, ये तो कंसिडर किया कि एक स्ट्रिंग थी, ऐसा 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 था। ठीक है, अगर यहाँ मैंने एबीसी की जगह अगर यहाँ एबीसी की जगह मैंने 10 लिया होता, तो भी क्या होती, इनका कॉन्केटिनेशन ही होता, तभी उस टाइम आपको आउटपुट 10 और 10 ही मिलता, ना कि उनकी एडिशन होती। ठीक है, ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में किसी कोई भी टाइप का वैलिड डेटा नहीं होता। आप वैर में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, वैर में सभी टाइप का डेटा डेटा को वो सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने देखा कि वैर ए में 10 है जो कि स्ट्रिंग है, वैर बी में 10 है जो कि इंटीजर है, बट जब मैं उनकी एडिशन करूँ तो मुझे उनका कॉन्केटिनेशन मिलता है, उनकी एडिशन नहीं मिलती। ठीक है, तो क्योंकि 10 यहाँ पे मैंने 10 लिया तो वैर में उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, मतलब यहाँ पे 10 लिया तो इसने इंटीजर कंसिडर किया, बट जब एडिशन की तो उसने उसका कॉन्केटिनेशन दिया। ठीक है, तो अगर यही इसी चीज को आप सी शार्प में करते हो, इसको मैं कट करती हूँ यहाँ से, तो मैंने ऐसे लिखा स्ट्रिंग ए इक्वल टू 10। ठीक है, अगर मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा होता स्ट्रिंग ए इक्वल टू 10, ऐसे लिखा होता, डबल कोट में नहीं लिखा, ऐसे लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंटीजर, देखना अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग बी में लिखा मैंने डबल कोट में, सपोज साक्षी, मैं मेरा ही नाम लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, अगर यही चीज मैंने जावास्क्रिप्ट में की होती तो var में मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकती थी, var में मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकती थी, var में मैं फ्लोट भी स्टोर कर सकती थी, मतलब मेरे उस var में मैं सभी टाइप का डेटा स्टोर कर सकती थी। ठीक है, बट सी शार्प हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब सी शार्प में हम स्ट्रिंग में इंटीजर नहीं स्टोर कर सकते, स्ट्रिंग में हम सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्टोर कर सकते हैं। ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिखा है इंटीजर बी इक्वल टू साक्षी, अब ये साक्षी क्या है, ये एक मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, और उस स्ट्रिंग को मैं मेरे इंटीजर वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकती। ठीक है, तो ये, अगर ये लाइन, अभी आपको ये लाइन समझ में आ चुकी होगी शायद, इट अलाउज ओनली वैलिड टाइप डेटा, मतलब कि जो भी हमारे डेटा टाइप्स है उन डेटा टाइप्स में सिर्फ हम वैलिड डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया और हम कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया, कोई ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे आपको आता है एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आता है, वहां पे आपको फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है। फॉर्मेट एक्सेप्शन ये कहता है कि आप गलत टाइप का डेटा टाइप में गलत टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आपको वैलिड टाइप के डेटा में वैलिड डेटा टाइप में वैलिड टाइप का डेटा ही आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट का, सॉरी, ये है सी शार्प का एक फीचर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बोला था ना, कुछ फीचर है सी शार्प के जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उस पर क्वेश्चन आता है,
तो उसमें से ये एक टाइप सेफ वाला है। C# में जो है वह उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप से इंटीजर है, स्ट्रिंग है। तो हमें स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू को ही स्टोर करना पड़ता है, इंटीजर में इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करना पड़ता है। ठीक है। इट इम्प्रूव्स अ सिक्योरिटी ऑफ द प्रोग्राम, इसलिए हमारी प्रोग्राम की क्या बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़ती है। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो अगर आप बीमार हो तो आप ऑब्वियसली किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि आपकी बीमारी का इलाज वो डॉक्टर ही कर सकता है। ठीक है। आप किसी इंजीनियर के पास या किसी टीचर के पास तो नहीं जाओगे। ठीक है। मतलब वैलिड, आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आप चीज़ है, तो आप उस चीज़ को किसी वैलिड आदमी आदमी के पास ही जाओगे उस प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको सिलेबस में कोई डाउट है या किसी मतलब कि आप जो भी कुछ सीख रहे हो उसमें कोई डाउट है, तो आप उस डाउट को लेकर किसके पास जाओगे, टीचर के पास जाओगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, किसी इंजीनियर के पास जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन किसके पास होगा। ठीक है। तो इसी तरह टाइप से उसको ही बोला था, अगर मेरी कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर कोई मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग को मुझे किस में स्टोर करना होगा, स्ट्रिंग में ही स्टोर करना होगा। अगर मेरी कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसको मुझे कहाँ स्टोर करना होगा, इंटीजर में स्टोर करना होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की सिक्योरिटी क्या होती है, बढ़ती है। और एक ये C# का इंपॉर्टेंट फीचर है कि C# को इसलिए टाइप सेफ बोला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इट फॉलोज द स्ट्रक्चर टू कोड। अगर हमें C# में कोई भी कोड करना हो तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। मतलब कि हमें जो भी कुछ लिखना हो तो वो क्लास में लिखना पड़ता है, क्लास बनाना पड़ता है, क्लास में लिखना पड़ता है। क्लास में हमारी मेन मेथड होती है। और उस क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है। मतलब कि इसका एक स्ट्रक्चर है, और अगर कुछ करना हो, कुछ कोड करना हो, तो हमें उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। और इसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए भी कहा जाता है, जैसे कि हमारी सी है। ठीक है। अगर मेरा कोई प्रोग्राम हो या कोई टास्क हो, तो मेरा जो प्रोग्राम है उनको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फंक्शन में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ठीक है। तो उसे इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, कैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अगर मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम कर रही हूँ, अगर मुझे कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम करना हो तो कैलकुलेटर में एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। अब हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि मेरे कैलकुलेटर में 4 फंक्शन है, एक एडिशन का है, एक सब्ट्रैक्शन का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है, और एक डिवीजन का है। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अगर मैं कैलकुलेटर का मतलब अगर एक ही फंक्शन लेती, एक ही फंक्शन में मैं एडिशन भी करती, सब्ट्रैक्शन भी करती, मल्टीप्लिकेशन भी करती, और डिवीजन भी करती, तो शायद मेरा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स बन जाता। मतलब कि मुझे समझने में दिक्कत आती अगर मैं सभी चीज़ें एक ही फंक्शन में करती या एक साथ एक ही डिब्बे में करती। ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, अगर हमारा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक बड़ा वाला डब्बा है, ठीक है, उस डिब्बे में मैंने शुगर डाली, फिर उसमें मैंने चावल डाले, फिर उसमें मैंने गेहूँ डाले, और और डिफरेंट टाइप मतलब जो भी आपके पास है, सपोज 4-5 टाइप के आपके पास आइटम है तो आपने उसमें डाल दिए। ठीक है। तो उस बड़े से डिब्बे में अगर मैंने सभी उसमें ही डाल दिया होता, तो आप क्या उसमें से चावल अलग कर सकते थे। आपको बोला हाँ इसमें से चावल अलग करो, इसमें से गेहूं को अलग करो, इसमें से शुगर को अलग करो। ठीक है। तो वो कितना डिफिकल्ट होता आपके लिए। पर अगर आपने ऐसा किया कि सभी चीजों को एक डब्बे में रखने के अलावा आपने क्या किया है, 2-3 छोटे छोटे डिब्बे लिए, एक में शुगर को डाला, एक में चावल को डाला, एक में गेहूं को डाला। ठीक है। मतलब कि आपने चीजों को अलग कर दिया। और अगर आपको मैं बोलूँ कि हाँ मुझे सिर्फ शुगर चाहिए, तो आपको बताओ, अगर वो छोटा डिब्बा जिसमें आपने अलग रखा है शुगर को, वो देने में आपको ज्यादा इजी होता है, या उस बड़े से डिब्बे में से अलग करने को। ऑब्वियसली छोटे से डिब्बे में से आप जो अलग रखा हुआ है वो दे देते। ठीक है। तो ऐसा ही है, अगर कैलकुलेटर के सभी फंक्शंस को मैं एक साथ एक ही डिब्बे में रखूँ, तो मुझे डिफिकल्टी होगी किसको निकालूं किसको रखूं। अगर कोई मॉडिफिकेशन करने हो, किसका कोड कोई एरर दे रहा हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एडिशन के कोड में एरर है, या सब्ट्रैक्शन में एरर है, मल्टीप्लिकेशन में एरर है, या डिवीजन में एरर है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली उस कैलकुलेटर को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करूंगी। यहाँ पे ऐड का मेरा अलग फंक्शन है, सम का अलग है, मल्टीप्लिकेशन का अलग है, डिवीजन का अलग है,
ठीक है। अगर मेरे इस कैलकुलेटर के प्रोग्राम में सपोज मुझे ऐसा लगा शायद, मतलब अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो शायद अगर ऐसा हुआ कि मेरा मतलब सब्ट्रैक्शन, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ओके, तो यहाँ पे सपोज मेरा सब्ट्रैक्शन का जो कोड है, मतलब सब्ट्रैक्शन में कुछ दो नंबर डालूं और मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो आउटपुट मुझे नहीं मिला, वो आंसर मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो अगर मेरे कैलकुलेटर में मेरी सब्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो रही, तो मुझे बताओ मैं कौन सा कोड चेक करूंगी? ऐड वाला करूंगी, सब वाला करूंगी, मल्टीप्लिकेशन वाला करूंगी या डिवीजन वाला? ऑब्वियसली मैं कौन सा करूंगी? सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम किस में है, सब्ट्रैक्शन में है। तो मैं सिर्फ मैं सब्ट्रैक्शन को देखूंगी, सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को देखूंगी, ना कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को देखूंगी। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या, कि अगर कोई भी टास्क आपको करने को बोला जाए या कोई प्रोग्राम हो, तो वो क्या करता है कि फंक्शन क्या करता है, उस टास्क को ब्रेक करता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टास्क में। उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होता है। अगर कोई किसी भी चीज को मॉडिफाई करना हो, अगर आपको ऐसा लगा कि यार इसको मॉडिफाई करना है, ये थिंग हमें एरर दे रही है या ये गलत आउटपुट दे रही है, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो, ना कि पूरे कोड को, ठीक है। तो इसलिए उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए होते हैं, फंक्शंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये होगा एक फीचर।